नमस्कार, स्वागत है आप सबका मिलेट स्कूल ऑन एयर के एक नए कार्यक्रम में। ये कार्यक्रम निदेशालय विस्तार सेवाएं मध्य प्रदेश राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर, इफ्को, नाबार्ड और नाहेप के तत्वावधान में आप तक पहुंचता है। इस कार्यक्रम में हम हर बार एक नए विषय पर चर्चा करते हैं और ये सभी विषय मिलेट्स पर आधारित होते हैं। चूँकि वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर की तरह से मनाया जा रहा है वैश्विक तौर पर, इसीलिए हम अपने देश, अपने राज्य, अपने ज़िलों में इसके उत्पादन पर जोर दे रहे हैं। और इसी संदर्भ में आज जिस बातचीत को हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका विषय है कंगनी यानी फॉक्सटेल मिलेट उत्पादन तकनीक और मध्य प्रदेश में इसके उत्पादन की संभावनाएं। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर दिवाकर सिंह तोमर। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, एग्रोनॉमी में उज्जैन के कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यरत हैं। तोमर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार मैडम। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि जो भारतीय कृषि है उसमें ये जो मोटे अनाज हैं उसकी क्या प्रासंगिकता है? कंगनी या फॉक्सटेल मिलेट जिसको हम कहते हैं, और जब हम मोटे अनाजों की बात करते हैं तो भारत ने सबसे पहले वर्ष 2018 में, जब कोविड प्रारंभ भी नहीं हुआ था, उसके पहले ही हमारे केंद्रीय सरकार ने यूनाइटेड नेशन में एक प्रस्ताव रखा था जी। और वो प्रस्ताव इस उद्देश्य से रखा था कि आप जानते हैं कि हमारे देश में जो किसानों की स्थिति है और ख़ासकर जो कृषि जोत है वो दिन पर दिन कम होता जा रहा है। आज की स्थिति में हमारी एक सामान्य किसान के पास 0.1 हेक्टेयर ज़मीन है। उस 1 हेक्टेयर ज़मीन से उसको अपनी जीवन यापन करने की आवश्यकता होती है और ये कई बार ये काफ़ी कठिन होता है। और जो सामान्य फसलें वो उगाने का प्रयास करता है उसमें कई बार ऐसा होता है कि उसको उसके उचित दाम नहीं मिलते। इसलिए हमारी सरकार ने यूएन में एक प्रस्ताव रखा कि आप देखते हैं कि 180 से अधिक देश हमारे विश्व में हैं और हंगर के उसमें देखें तो एशिया के और अफ्रीका के अधिकांश देश में भूखमरी और मालन्यूट्रिशन की एक बहुत बड़ी समस्या है। इसको दृष्टिगत रखते हुए पौष्टिक अनाज कैसे हम सभी समुदाय को, न केवल हमारे भारत में बल्कि दूसरे देशों में भी कैसे इसको पहुंचाया जा सकता है, इसके लिए एक प्रस्ताव भारत सरकार ने 2018 में FAO में रखा था और उसकी पूर्ण जो हुई 2023 जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय न्यूट्रिशन दिवस वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, ये लगभग 70 देशों में इसकी मनाया जा रहा है। और इसके पीछे उद्देश्य यही है कि जो हमारे देश की परंपरागत पुरानी फसलें हैं छोटे अनाज के रूप में, जिनको कोर्स ग्रेन्स कहते हैं या मिलेट्स कहते हैं, उनका अधिक से अधिक उत्पादन हो ताकि उसका लाभ हमारे सीधे किसानों को हो और जो हमारे हितग्राही हैं उनको उच्च क्वालिटी का पोषण मिल सके, जो कि पेस्टिसाइड फ्री हो, जो कि केमिकल फ्री हो और प्रोटीन से और दूसरे जो हमारे आवश्यक पोषक तत्व हैं उनसे उसकी पूर्ति हो सके। तो इसी दृष्टि से जब ये काम किया गया तो आप देखते हैं कि 2018-19 में हमारे देश में 164 मिलियन टन कोर्स ग्रेन या मिलेट्स का उत्पादन होता था। और जब से सरकार ने इसको फ्लैगशिप प्रोग्राम में लिया तो आज 2021-22 की स्थिति में 176 मिलियन टन इसका उत्पादन हुआ। और यदि हम इसका एक्सपोर्ट की बात करें तो पहले जो 122 मिलियन डॉलर था वो आज बढ़ के 25 मिलियन डॉलर हो गया है। तो निश्चित रूप से जब हम हमारे देश का एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो ये हमारा इसका जो लाभ मिलेगा वो हमारे अंतिम श्रेणी में जो हमारा किसान बैठा है उसके पास ये पहुंचेगा। तो इस दृष्टि को रखते हुए हमारी खेती में इसकी बहुत बड़ी महत्व है, विशेष रूप से जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इस परिस्थिति में ये छोटे अनाज या मिलेट्स जो है इनके हमारी भारतीय कृषि में एक महती भूमिका रहेगी। जलवायु परिवर्तन की आपने बात की। जलवायु परिवर्तन से पूरी जो धरती है वो प्रभावित हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग का संकट जो है वो मंडरा रहा है और ऐसे में जो फसलें हैं उनके फसल चक्र पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, उत्पादन पर असर पड़ रहा है। ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो गई हैं कि हम आने वाले समय में कौन से अन्न बचा पाएंगे, कौन से अन्न का उत्पादन कर पाएंगे, इस पर विचार किया जाने लगा है। तो इस नई परिस्थिति में ये मोटे अनाज यानी श्री अन्न किस तरह से प्रभावी हैं? वैश्विक स्तर पर ग्रीन हाउस गैसेस के कारण जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पिछले 60 से 70 वर्षों में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कई ppm बढ़ गई है। हमारी जो वर्षा की स्थिति है वो काफ़ी हैपेजर्ड हो गई है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा नहीं हो रहा है और ग्रीन हाउस गैसेस को कुछ तो हम अपने
जो क्रियाकलाप है उनसे रोक सकते हैं, लेकिन उनका पूरी तरह से शमन नहीं कर सकती। जो प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसमें से जैसे आपकी सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है। तो मीथेन जो है वो सीधे सीधे कृषि से जुड़ा हुआ एक विषय है, और इसीलिए ये बार बार ये प्रयास किया गया कि ऐसी तकनीक ईजाद की जाए, खासकर जो हमारे धान उत्पादक प्रदेश हैं वहाँ पर, कि अब हम जो पडलिंग करके जो खेती करते हैं तो उसको ना करें, ताकि मीथेन का उत्सर्जन कम हो। इसी प्रकार जो हमारी डेयरी का जो क्षेत्र था वहाँ पे हम जो क्रॉस ब्रीड गायों को ना रखते हुए अब देसी गायों के ऊपर प्रचलन की बात हुई है, ताकि हमारे देश में नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी बढ़ाया दिया जा सके, और साथ ही जो क्लाइमेट की जो समस्या हमारे मौसम के परिवर्तन के हिसाब से हो रहा है उसमें भी थोड़ा सा रोक लगाई जा सके। अब आप देखिए कि जो हमारे प्रमुख खाद्यान्न हैं, एक तो उत्तर भारत की यदि हम बात करें तो गेहूं है, और यदि हम दक्षिण भारत की बात करें या हमारे नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो चावल प्रमुख रूप से लिया जाता है। और आने वाले समय में ऐसा एक स्टडीज़ के माध्यम से मालूम पड़ा है कि 2030-35 तक या लगभग 40 तक जो हमारा गेहूं का क्षेत्र है, गेहूं के क्षेत्र में से कम 15 से 20% उत्पादन में कमी आएगी। अच्छा। ऐसी स्थिति में आज आपने पढ़ा होगा, कई समाचार पत्रों में भी इसको देखा गया है कि आज हम चीन को हमने पॉपुलेशन में बाईपास कर दिया है। बिल्कुल। अब ऐसी स्थिति में यदि हमारी जो स्टेपल फूड है, चाहे वो गेहूं हो या धान हो, इसके उत्पादन में यदि कमी आती है तो निश्चित रूप से जो हमारी पहले से ही जो विकराल स्थिति है माल न्यूट्रिशन की, चाहे वो महिलाओं में हो या पुरुषों में हो या बच्चों में हो, को हम एड्रेस कर पाने में थोड़ा मुश्किल होगी हमको। ऐसी स्थिति में जो हमारे ये श्री अन्न है, जो हमारे माइनर मिलेट्स हैं या मेजर मिलेट्स हैं, ये आप देखें ये C4 प्लांट्स होते हैं, और जैसे जैसे तापमान बढ़ता है या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है पर्यावरण में, इनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होती है। आप देखेंगे कि हमारे देश में भी जो मक्के का उत्पादन होता है वो खरीफ में भी किया जाता है, रबी में भी किया जाता है, जायद में भी किया जाता है। तो आप देखेंगे कि इसका उत्पादन वर्ष भर अच्छा होता है, और सबसे अच्छा उत्पादन होता है रबी के मौसम में। तो C4 प्लांट्स की ये खासियत होती है कि किसी भी मौसम में का उत्पादन किया जा सकता है। दूसरी ओर इनमें अभी चूंकि ये प्रारंभिक अवस्था में है तो इनमें इंसेक्ट पेस्ट अटैक की थोड़ी संभावनाएं कम है, और ये जितनी भी प्रजातियां हैं ये मुख्य रूप से वाइल्ड रेसेस से इनको डेवलप किया गया है, चाहे वो हमारे देश की हों या कई दूसरी देश की भी हैं। जैसे फॉक्सटेल मिलेट है, ये मुख्य रूप से वाइल्ड रूप में पाया जाता था इटली में, हंगरी में या जॉर्जिया में, लेकिन इसका डोमेस्टिकेशन जो हुआ चाइना में हुआ। क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है इसको दृष्टिगत रखते हुए दूसरी चीज़ ये है कि ये जो छोटे अनाज है इनके जो उगने की अवधि है वो बहुत कम है, 80 से 90 दिन, अधिकतम 100 दिन, और इनकी जो वाटर यूज की जो है वो काफ़ी कम होता है, मतलब यानी कि वाटर यूज एफिशिएंसी बहुत अधिक है इनकी। और दूसरा इनको जो न्यूट्रिशन की बात यदि हम बात करें तो मुख्य रूप से इनको यदि हम इसको ऑर्गेनिक उसमें उगाएं तो क्लाइमेट चेंज को भी हम एड्रेस कर सकते हैं, और जो उत्पादन में जो कमी आने वाली है हमारे स्टेपल फूड में उसको भी हम एड्रेस कर सकते हैं इन फसलों को लेकर के। कुछ छोटी छोटी बातें आपने बताई हैं जिन पर विस्तार से हम बात करेंगे। फिलहाल बात हम करेंगे कंगनी की, जिसे फॉक्सटेल मिलेट भी कहते हैं। अंग्रेजी और हिंदी दोनों नाम हमने बता दिए हैं, और किन किन नामों से ये जाना जाता है। देश में और मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है इसके उत्पादन की, और किस तरह से उगाया जा सकता है, कब उगाया जा सकता है, विस्तार से हम जानना चाहेंगे इसके बारे में। देखिए, फॉक्सटेल मिलेट या कंगनी जैसा कि कहा गया है, ये मुख्य रूप से जो डोमेस्टिकेट हुई, यानी जिसको विधिवत तरीके से इसकी खेती प्रारंभ जो हुई वो चाइना के सेंट्रल जो हाईलैंड्स है वहाँ पे इसका प्रारंभ हुआ, और उसके बाद उसी से लगे हुए जो एशिया के हमारे क्षेत्र हैं, चाहे वो सेंट्रल एशिया हो, चाहे अफ़गानिस्तान हो, कोरिया हो, और जापान में तो इसको एक स्पेशलिटी क्रॉप के रूप में भी इसको लिया जा रहा है। जहाँ तक कंजम्पशन की बात है तो जितना हमारा एशिया का और अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर तो कंगनी को मनुष्य के लिए भोज्य के रूप में, इसका भोजन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन जो विकसित देश हैं जैसे कि US है, यहाँ पे कंगनी का उपयोग जो है वो फॉडर के रूप में किया जाता है, चारे के रूप में किया जाता है। हे और साइलेज बनाकर इसका उपयोग किया जाता है। अब आप देखिए कि इसकी जो उत्पादन क्षमता की हम यदि बात करें तो चाइना ने अपने एक जर्नल में ये क्लेम किया है कि उनके यहाँ कंगनी 110 क्विंटल प्रति हेक्टर तक उन्होंने अपने क्षेत्रों में ली है। जबकि अगर हम भारत में बात करें कंगनी की, तो भारत में कंगनी का जो औसत उत्पादन है वो लगभग 790
किलो प्रति यानी लगभग 8 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। यानी कहाँ 8 कुंटल और कहाँ 100 कुंटल। यदि उन सभी दावों पर हम यदि पूर्ण विश्वास ना भी करें, लेकिन यदि हम अपनी खुद की एग्रोनॉमी डेवलप करें, खुद के लिए कोई अच्छी आइडेंटिफाइड एरिया हम यदि डेवलप कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए आज भी जो हमारे पास वेराइटीज़ जो हमको आंध्र प्रदेश से विशेष रूप से और जो IIMR हैदराबाद है वहाँ से जो हमको मिलेट्स की और खासकर कंगनी की जो वेराइटी मिली है, उनमें की उत्पादन क्षमता 35 कुंटल प्रति हेक्टर तक की है। और सबसे बड़ी बात कि उत्पादन के साथ साथ में यह अनाज तो देता ही है, साथ में हमारे पशुओं के आहार की भी सुरक्षा देता है। ये जितना अनाज पैदा करता है उसका लगभग 2.5 से 3 गुना ये भूसा भी पैदा करता है। तो विशेष रूप से ऐसे क्षेत्रों के लिए जहाँ पर कि पशुपालन किया जाना आवश्यक है, वहाँ पर इन फसलों को हम ले सकते हैं। मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें, मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, तो जो हमारा पूर्वी मध्य प्रदेश है, जो हमारा बालाघाट है, डिंडोरी है, ये वाला क्षेत्र है, और पश्चिम में हमारा रतलाम है, झाबुआ है, अलीराजपुर है, यहाँ ऐसा है जहाँ आज भी केमिकल की मात्रा काफ़ी कम किसान इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल काफ़ी कम करते हैं। और चूँकि वहाँ पे हमने देखा कि हमारा पूरा मालवा क्षेत्र जो है वो काली मिट्टी से, जिसको हम वर्टिसॉल्स कहते हैं, और ये वर्टिसॉल्स की खासियत ये होती है कि इनकी जो इनहेरेंट जो फर्टिलिटी है वो काफ़ी अच्छी होती है, उत्पादन क्षमता इनकी काफ़ी अच्छी होती है। और इसलिए यदि काली मिट्टी में इनका वो किया जाए, बस खास हमको सिर्फ ध्यान इस बात का रखना है कि वो काली मिट्टी में ड्रेनेज की एक समस्या रहती है कि पानी का भराव नहीं हो। यदि पानी के भराव को हम यदि चेक कर लेते हैं, और विशेष रूप से आज पूरे मालवा क्षेत्र में इस बात की चर्चा की जा रही है कि सोयाबीन का रिप्लेसमेंट क्या हो सकता है। और चूंकि वहाँ पे मोनोक्रॉपिंग हो रही, 90% से अधिक क्षेत्रफल में केवल सोयाबीन की ही खेती किसान कर रहा है, और आए दिन ये देखा जा रहा है किसी न किसी इंसेक्ट पेस्ट से हर साल किसान को रूबरू होना पड़ता है और उसको काफ़ी नुकसान होता है। तो यदि इन फसलों को हम वहाँ पे लें तो निश्चित रूप से 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टर का यदि उत्पादन किसान को वहाँ मिल सकता है। ज्वार का वो पुराना क्षेत्र हमारा मालवा का क्षेत्र रहा है। तो ये ऐसे क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश में जहाँ पर कि हम कंगनी को विकास कर सकते हैं, उसका उत्पादन ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब वैश्विक स्तर पे हम देखते हैं तो केवल 3 देश हैं जो कि कंगनी का उत्पादन करते हैं, बाकी जगह नहीं करते हैं। तो लेकिन इसके जो पौष्टिकता है और इन सबको ध्यान में रखते हुए यदि हम इसका उत्पादन बढ़ाते हैं तो हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और इसका सीधा सीधा फ़ायदा न केवल हमारे प्रदेश को होगा, यहाँ के जो हमारे किसान भाई हैं उनको भी सीधा हो सकेगा। इसके उत्पादन के लिए कौन कौन सी कृषि पद्धतियां हैं? ज़मीन कैसी होनी चाहिए? किस समय बोया जा सकता है इसको? खेत कैसे तैयार करना है? कैसी बोनी करनी है? ये सब कुछ हमारे श्रोता साथी जानना चाहेंगे। जहाँ तक इसकी खेती की बात है, इसमें जो एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस की बात है, सबसे पहली चीज़ है कि जो हम ज़मीन देखेंगे खेती करने के लिए, मट्टी जो देखेंगे वो उसमें हल्की मिट्टी भी चल सकती है, सबको चलेगा, काली मिट्टी भी इसके लिए काफ़ी अच्छी है। ध्यान सिर्फ इस बात का रखना है कि उसमें पानी का यानी जल भराव नहीं हो, क्योंकि इसकी फसल जो मुख्यतः जो लेते हैं वो वर्षा आधारित उस पर पद्धति पे लेते हैं, यानी कि हम मानसून के सीज़न में लेते हैं। तो वर्षा का जल हमारे खेतों में उसका भराव ना हो, या यदि होता है तो हम रेस बेड सिस्टम से या किसी अन्य तरीके से उसको ड्रेन आउट कर सके, ऐसी होना चाहिए। किसान भाइयों को सबसे पहले इसमें 2 से 3 बार इसको हल से जुताई करने के बाद इस पर पाटा चलाना है, कल्टीवेटर चला के कुल मिला के उसको खेत को इस ढंग से बनाना है कि खेत में की जो मिट्टी हो पूरी तरह भुरभुरी हो जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि इसका बीज जो है काफ़ी छोटा होता है, और यदि बीज और सॉइल के बीच में कांटेक्ट नहीं होगा तो सीड का जर्मिनेशन अच्छा नहीं होगा, और सीड यदि जर्मिनेट नहीं होगा तो प्लांट पॉपुलेशन कम रहेगी, और किसान ने जो भी उर्वरक या खाद इसमें डाला है उसकी हानि होगी। तो अब सबसे पहली बात आती है कि हम इसका बोनी कब करेंगे। बोनी करने के लिए हम देखें हमारे पूरे हिंदुस्तान में जो प्रमुख जो राज्य हैं जो कि कंगनी का उत्पादन करते हैं वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में भी जो तेलंगाना का हिस्सा बन गया है आज के समय में, वो वाला हिस्सा, कर्नाटक और तमिलनाडु। वहाँ पे वर्षा की स्थिति के अनुसार ये इसको हम जून के प्रथम सप्ताह से लेके, और तमिलनाडु में तो वो सितंबर से और अगस्त में भी इसके लेते हैं। लेकिन यदि हम उत्तर में जाते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, या जो हमारा लेह लद्दाख का एरिया है, वो भी काफ़ी अच्छा क्षेत्र है जहाँ पर कि कंगनी का उत्पादन किया जाता है। क्योंकि इस फसल की खासियत ये है कि एक तो ये वर्ष भर लिया जा सकता है, और दूसरी चीज़ है कि यदि हम इसको क्लाइमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें
तो ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों जगह में इसको लिया जा सकता है, और समुद्र की सतह से 2000 मीटर तक, यानी जो हमारे हिमालय के जो तलहटी वाला क्षेत्र है वहाँ भी हम इसका उत्पादन ले सकते हैं। इसका जो बोनी के जो तरीका है, बोनी मुख्य रूप से किसान भाई 2 तरीके से करते हैं। जहाँ पे कम विकसित किसान है या उनके संसाधन कमज़ोर है, वहाँ पर तो वो उसको छिड़क के या ब्रॉडकास्ट करके करते हैं, लेकिन हमारे लोग की अनुशंसा ये है कि इसको लाइन में बोनी की जाए, 30 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी हो, और पौधे की जो दूरी रहे वो लगभग 10 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से यदि किसान उसको लेकर विन्यास को लेकर चलता है, तो मान के चलिए कि 8 से 10 किलो प्रति हेक्टर यदि वो लाइन सोइंग करता है तो उसको उतनी बीज की आवश्यकता पड़ेगी, और यदि वो उसको ब्रॉडकास्ट करके बोनी करता है तो लगभग 15 किलो बीज की उसको आवश्यकता पड़ेगी। डॉक्टर साहब, इसका बीज बहुत छोटा है जो देखने में भी आ रहा है। जी जी। बहुत छोटा बीज है, तो कितनी गहराई होनी चाहिए कि बीज का उत्पादन या जर्मिनेशन जो है वो सही तरीके से हो सके? बीज को सिलेक्शन करने के पहले सबसे पहले आप ये देखिए कि हमारे क्षेत्र के लिए कौन सी ऐसी वैरायटियाँ हैं जो मुफीद हैं। मध्य प्रदेश विशेष के लिए अभी तक तो कोई विशेष अनुशंसा नहीं की गई है, लेकिन जो हमारे IIMR से जो वैरायटीज़ निकाली गई हैं उसमें से मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। एक है SAI 3223। इसकी जो अवधि है वो लगभग 90 दिन की है, और इसकी उत्पादन क्षमता 30 से 35 कुंटल प्रति हेक्टर तक की है। तो ऐसी अन्य वैरायटियाँ भी हैं, तो कुछ हमारे एक है पंत सेटेरिया 4 जो कि हमारे पंतनगर विश्वविद्यालय से निकली है। तो ये सभी वैरायटियाँ हमारे यहाँ के लिए भी अनुशंसित की गई हैं। तो पहले हम इस वैरायटी का सिलेक्शन करें, और किसान भाई इस बात का ध्यान रखें कि जब भी बीज लें तो प्रमाणित स्रोत से लें। ऐसा नहीं कि बाज़ार से ले लें तो निश्चित रूप से वो बीज नहीं है, वो तो अनाज होता है। बीज की अपनी कुछ नैसर्गिक गुण होते हैं, उन सब का उसको ध्यान रखा जाता है प्रमाणित बीजों में। तो प्रमाणित स्रोत से जब हम बीज ले लेंगे तो उसके बाद सबसे पहले बात रहेगी कि हमको बीज का उपचार करना आवश्यक है। बीज का उपचार इसलिए करना आवश्यक है कि कोई भी ग्रेन जो होता है जब वो ज़मीन में जाता है, ज़मीन में बहुत सारे प्रकार के हानिकारक कवक या अन्य जो पैथोजेंस रहते हैं वो उनके संपर्क में आने के बाद उसमें सड़न गलन या दूसरी ऐसी बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए सबसे बढ़िया है कि किसान जो है इसको थायरम या कार्बन डाइजिम से इसका ट्रीट कर ले, और इसके साथ में एक जो जैविक उत्पाद है एजोस्पाइरिलम 125 ग्राम प्रति क्विंटल के हिसाब से यदि एजोस्पाइरिलम से इसको ट्रीट कर लिया जाए, और इसको बाद फिर इसको लाइन से बोनी करें 30 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी और 10 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी। चूँकि बीज काफ़ी इसका छोटा रहता है तो हो सकता है कि हमको बाद में उसका विरलन की आवश्यकता पड़े, यानी कि उसकी दूरी को मेंटेन करने के लिए पौधों को बीच बीच में से उखाड़ना पड़े। जहाँ तक गहराई की बात है, मैं एक मोटा सिद्धांत मेरे स्टूडेंट्स को और किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ। कोई भी बीज हो, किसी भी फसल का बीज हो, उस बीज की जो कुल लंबाई होती है तो उस बीज की लंबाई का 8 गुना, ये सबसे सेफ थंब रूल है कि आप उतनी गहराई पर उसको बो सकते हैं। तो इसके हिसाब से ये जो फसल है इसको हम 3 से 4 सेंटीमीटर से अधिक गहरी पे ना बोएं, और बोने के बाद पीछे से उसको ढकने की हमारी सीड ड्रिल में व्यवस्था रहती है, वो कर सकते हैं। तो जो आपने ये बात कही कि कितनी गहराई पे बोए, तो सभी फसलों के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि बीज की लंबाई के 8 गुना जो मापदंड है उसको यदि फॉलो करते हैं तो कभी भी जर्मिनेशन फेल नहीं होगा। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। जैविक खेती में किस तरह से कंगनी मुफीद है? जी, जब हमने इसको बोनी कर दिया सबसे करने के बाद इसको हम अपने क्रॉपिंग सिस्टम में भी थोड़ा सा हमको चेंज करने की आवश्यकता पड़ेगी। हम देखते हैं कि जहाँ भी इसकी खेती की जाती है तो सोल क्रॉप के रूप में करते हैं किसान, तो अच्छी बात है। अन्यथा कई बार क्या होता है, चूँकि ये ऐसे एरिया में किया जाता है कि जहाँ पर कि रेनफॉल की थोड़ी कमी रहती है, यानी 600 से 700 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इसकी खेती की जाती है। जहाँ तक कि जैविक उत्पादन की बात है, तो जैविक उत्पादन के लिए सबसे प्रमुख चीज़ ये है कि हमको जो उत्पादन के लिए जो क्षेत्र है वो उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ताकि वहाँ पर पहले से ही कोई केमिकल का या फर्टिलाइजर्स का उपयोग ना किया जा रहा हो। तो जैविक के लिए इसका जो प्रोटोकॉल रहेगा वो ये रहेगा कि कम से कम 12 से 14 कुंटल वर्मी कंपोस्ट किसान ले ले, या वो नहीं है तो जो हमारी सामान्य जो गोबर की खाद होती है 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से फसल जब हम खेत में तैयारी करते हैं उस समय उसको मिला के बोनी कर दें, तो उससे इसकी पूर्ति हो सकती है।
साथ में हमको कुछ जैव उर्वरकों का इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। नीम खली का यदि हम उपयोग करते हैं तो इससे जो भूमि जनित कीट है उनका भी रोकथाम हो सकती है, और साथ में ये एक न्यूट्रिएंट का भी एक काम करता है। तो इसका यदि हम दोनों का उपयोग करते हैं तो अच्छा। तीसरी चीज़ है कि जब इसमें फ्लावरिंग आती है तो यदि हम जैविक उत्पादन पे जा रहे हैं, और जो हमारे दक्षिण के राज्य हैं जैसे कि आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, यहाँ पे आप देखते हैं कि नारियल की खेती बहुत होती है जी। और जब नारियल हरा रहता है तो उसके अंदर जो पानी रहता है जिसको टेंडर वाटर बोलते हैं, तो उस पानी को यदि 1:9 के हिस्से में, मतलब 1 लीटर आपने वो लिया और उसमें 9 लीटर पानी मिला लिया जी, और उसका स्प्रे यदि हम उसमें कर देते हैं तो बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो आवश्यकता पड़ती है वो उसकी पूर्ति इस ढंग से उसकी की जा सकती है। तो हमको सीधे सीधे यदि हमको जैविक में जाना है तो जैविक के जो प्रोटोकॉल है उसको हमको फॉलो करना पड़ेगा, मतलब फसल के पोषण में भी, प्लांट प्रोटेक्शन में भी और अन्य अन्य कामों में भी। लेकिन जब सामान्य हम उत्पादन करते हैं तब उस समय हमको इसमें जो उर्वरक की आवश्यकता पड़ेगी, गोबर की खाद जो हम 10 से 12 टन बोल रहे हैं वो तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन उसके अलावा यदि उर्वरक की हमको आवश्यकता पड़ती है जो हमारी सॉइल टेस्ट रिपोर्ट में आएगी उसके हिसाब से, तो 40 किलो नाइट्रोजन और 30 किलो फास्फोरस इसके लिए पर्याप्त होता है, जो किसान बोनी के समय एक साथ दे दें। और उसके बाद जब फसल 30 दिन की लगभग की हो जाती है तो उस समय सबसे अधिक इसमें खरपतवार की समस्या आती है। यदि हम जैविक में जा रहे हैं तब तो हमको इसमें इंटरकल्चर ऑपरेशंस के द्वारा ही इसको वीड कंट्रोल करना है, क्योंकि हम किसी हर्बिसाइड का उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन यदि हम परंपरागत खेती में ही जाना चाहते हैं तो हम इसमें 2 प्रकार की हर्बिसाइड्स का उपयोग कर सकते हैं। यदि हमको प्री इमरजेंस के यानी आज बोनी की और उसके 72 घंटे के अंदर यदि हम किसी हर्बिसाइड्स का उपयोग कर रहे हैं तो उसमें आइसोप्रोट्योरॉन नाम का एक हर्बिसाइड आता है जो 1 किलो सक्रिय तत्व प्रति हेक्टर के हिसाब से हम छिड़काव कर दें बीज के उगने से पहले। यदि उस समय भी किसान यदि नहीं कर पाया है तो 2,4-D 80% जो सोडियम सॉल्ट होता है उसका 1 किलो सक्रिय तत्व जो हम 30 दिन की अवस्था में यदि इसको स्प्रे कर देते हैं तो खरपतवार से पूर्णतः निदान मिल जाता है जी। लेकिन जहाँ पर कि ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ की इन दवाइयों का उपयोग नहीं करना है तो किसान सबसे बढ़िया उसको हाथ से इंटरकल्चर वीडिंग करे और जो खेत में जो खरपतवार निकल रहा है उसको सूखने के लिए स्थान दे दे, और जब वो सूख जाता है तो जो 2 लाइनों के बीच में जो जगह रहती है उसमें यदि मल्च के रूप में उसको उपयोग कर दे तो उससे 2 फायदे होंगे, एक तो खरपतवार भी नहीं उगेगा और पानी का भी संरक्षण होगा। कार्यक्रम का अब आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि कंगनी में किसान किस तरह से उद्यमिता विकसित कर सकता है? जी, आप जानते हैं हमारे किसान भाई और मध्य प्रदेश में 2 कृषि विश्वविद्यालय है और मध्य प्रदेश का खास करके जो हमारा सेंट्रल एरिया है मालवा का, ये पूरा सीड हब के रूप में जाना जाता है जी। और यहाँ पर ही जितने भी कंपनियां हैं, जितने भी चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो या आजकल FPOs भी आ गए हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा बीज के उत्पादन की संभावना है। आज हमारा यूथ, हम लोग उनको स्किल ट्रेनिंग दे रहे हैं, इस सब में कर रहे हैं और FPO के माध्यम से सरकार की भी ये कमिटमेंट है कि हम 10,000 FPO पूरे हिंदुस्तान में बनाने जा रहे हैं। तो हम अपने जो हमारे युवा वर्ग है, ये जो हमारे पूरे पुराने एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको हम माइनर मिलेट्स के बीज उत्पादन के प्रति उनको जागृत कर सकते हैं। उससे 2 फायदे होंगे। एक तो बीज उत्पादन का जो व्यवसाय है वो काफ़ी मतलब इरेटिक होता है, कई बार तो काफ़ी अच्छे दाम किसानों को और कंपनियों को मिल जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि कंपनी ने गेहूं का उत्पादन करके रखा लेकिन मालूम पड़ा कि बरसात हुई नहीं, बरसात कम हुई तो उनका पूरा का पूरा प्रोड्यूस रह जाता है, तो काफ़ी बड़ी हानि उनको होती है। अगर हम ग्रेन और इसमें मिलेट्स में जाते हैं तो उसके 2 फायदे हैं और विशेष रूप से यदि हम इसका ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन करा लेते हैं तो यदि वो बीज में बिक जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बीज बिकता है तो हम उसका वैल्यू एडिशन करके यदि हम उसको मार्केट में भी सीधा बेच दें तो उससे फ़ायदा होगा, ये होगा कि आजकल जैसे कि ऑर्गेनिक की काफ़ी अच्छी डिमांड है तो वो सीधा सीधा जो लाभ है वो हमारे किसानों को जा सकता है। और जो हमारी कृषक महिलाएँ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से कर रही हैं वो उसी उत्पाद को वैल्यू एडिशन में ले जा सकते हैं जो कि बाजार में सीधे सीधे बिक सकते हैं। तो एंटरप्रेन्योर के रूप में किसानों के लिए 2 विकल्प हैं, या तो वो बीज उत्पादन में जाएं और यदि बीज उत्पादन नहीं करते हैं और जैविक भी करना चाहते हैं तो उसका प्रमाणीकरण वो यदि वो करा लेते हैं। और उसके लिए हमारे मध्य प्रदेश में 2 संस्थाएँ हैं। जो सामान्य प्रमाणीकरण है वो मध्य प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था करती है
और जो ऑर्गेनिक का है वो मध्य प्रदेश जैविक बीज उत्पादन जैविक प्रमाणीकरण संस्था करती है। दोनों से यदि हम प्रमाणीकरण करा लेते हैं तो ये गारंटी हो जाती है कि चूँकि किसी भी चीज़ को आप कहेंगे कि मेरी चीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति कहेगा तभी तो उसको मानेंगे। इसलिए प्रमाणीकरण आवश्यकता है। यदि उसका प्रमाणीकरण करा लिया जाता है तो निश्चित रूप से ये 2 व्यवसाय ऐसे हैं जहाँ पे आगे चल के एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप किया जा सकता है। जी, कंगनी की उत्पादन तकनीक और मध्य प्रदेश में इसके उत्पादन की संभावनाओं पर अभी हमने बात की। हमारे साथ थे डॉक्टर दिवाकर सिंह तोमर, आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं एग्रोनॉमी में, कृषि विज्ञान केंद्र उज्जैन में। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।